दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। इस कानून के जरिए 2014 से पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता मिल सकती है। बता दें कि सीएए को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसको अमल में लाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था। झारखंड स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा के लिए जारी हुआ सिटी स्लिप। झारखंड में स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का इंतजार समाप्त हो गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की ओर से स्टेट सिविल सर्विस परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी हो गया है। बता दें कि ऐसे में जो उम्मीदवार इस साल पीसीएस एग्जाम के लिए अप्लाई किए हैं वो जेपीएससी एग्जाम की ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर एग्जाम सेंटर की डिटेल्स देख सकते हैं। खबरों की माने तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 29 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया था। झारखंड में छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लॉन्च हुआ गुरुजी क्रेडिट कार्ड। झारखंड सरकार ने झारखंड के जरूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 4% के साधारण ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक के ऋण देने की योजना सोमवार को लॉन्च कर दी। खबरों की माने तो इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को 15 से लेकर 30,000 रुपए सालाना आर्थिक मदद के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की भी शुरुआत की गई है। बता दें कि छात्रों के लिए जिन ऋण वाली योजना को लॉन्च किया गया है उसका नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग की। देश में कैसे और कब होंगे लोकसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने कर लिया फाइनल। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तिथि के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार यानी 11 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में महत्वपूर्ण मीटिंग की। खबरों की माने तो इस बैठक में देश के तमाम राज्यों से आए चुनावी पर्यवेक्षक मौजूद रहे। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पूर्व हो रही इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चाएं की गई हैं। बैठक में कैसे चुनाव संपन्न करवाना है और कैसे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करवाना है जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं की गई हैं। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक के बाहर जो होर्डिंग लगा है उसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मीटिंग लोकसभा चुनाव के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी हो रही है। इस साल लोकसभा के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं जिनकी तिथियों का ऐलान लोकसभा चुनाव के साथ ही किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है। बता दें कि झारखंड की रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत वाद पर सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों संज्ञान लिया था। खबर है कि अब हेमंत सोरेन पर इस मामले में मुकदमा चलेगा। साथ ही आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10 बार समन जारी किया था, लेकिन मात्र 2 बार ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री आवास जाकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर पाई थी।
सर्वोच्च न्यायालय से एसबीआई को लगा बड़ा झटका, आज ही देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित मामले में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। खबरों की माने तो अदालत ने बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने के लिए समय सीमा को 30 मार्च तक बढ़ाने की अपील की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दरखास्त को बर्खास्त कर आज यानी 12 मार्च को ही पूरा डिटेल देने का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई के वकील से पूछा कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। कोर्ट ने बैंक से कहा कि आपके पास तो सील बंद लिफाफा है, उसे खोलिए और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराएं। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए एसबीआई के वकील ने आंकड़े उपलब्ध करवाने में देरी का कारण बताते हुए एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट की है। देश को आज मिलेगी 10 नई वंदे भारत ट्रेनें। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च यानी मंगलवार को देश भर में 85,000 करोड़ रुपए की 6,000 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग स्टेशनों के बीच 10 नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। वर्तमान में 41 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे में चल रही हैं। इसके साथ ही 4 वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 रेल सेवाओं के मार्ग विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि इस दौरान पीएम लखनऊ, देहरादून, बालापुरा, जी हां कालाबुरागी, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु, रांची, वाराणसी, दिल्ली, निजामुद्दीन, खजुराहो, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी सहित 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और रात 11 बजे दिल्ली पहुंचेगी। खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में 667 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ खोजी नई एंटीवायरल दवाएं। वैज्ञानिकों ने असरदार एंटीवायरल दवाएं खोज निकाली हैं जिनमें भविष्य में कोविड-19 संक्रमण के प्रकोपों को रोकने की क्षमता है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने यह बड़ा दावा किया है। खबरों की माने तो रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने बताया है कि कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस SCOV2 कोशिकाओं में एक ऐसे मार्ग को सक्रिय कर देता है जो पेरोक्सिसोम्स व इंटरफेरॉन के उत्पादन को रोक देता है और ये दोनों ही तत्व सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ताओं की टीम ने इस नई एंटीवायरल दवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो इंटरफेरॉन के उत्पादन को बढ़ाकर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने का काम करती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिकाओं को और अधिक वायरस उत्पन्न करने से रोकने और इन संक्रमित कोशिकाओं को मारने का काम करता है। इसके बाद यह तत्व संक्रमित कोशिकाओं के आसपास मौजूद कोशिकाओं को संक्रमित होने से रोकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने 40 मौजूदा दवाओं की जांच की जो संकेत देने वाले मार्ग को निशाना बनाती हैं। इनमें से ज्यादातर दवाएं मूल रूप से कैंसर के उपचार के लिए विकसित की गई थीं जो अक्सर इंटरफेरॉन के उत्पादन को बढ़ा देती हैं। अप्रैल 2024 से लागू होगी नई ब्याज दरें, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भारत में एक लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजना है। इसके लिए ब्याज दरें जनवरी मार्च 2024 और उसके बाद 1 अप्रैल 2024 से जून 2024 तक 7.1% है। सरकार ने अगली तिमाही के लिए नई ब्याज दरों की घोषणा की है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीपीएफ को पहली बार वित्त मंत्रालय के राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा वर्ष 1968 में जनता के लिए पेश किया गया था। तब से यह निवेशकों के लिए दीर्घकालिक संपत्ति बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरा है। निवेशक किसी भी बैंक या नजदीकी डाकघर में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं।
हालांकि किसी को अपने पीपीएफ खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जमा करने की जरूरत होती है। आप पीपीएफ खाते में अधिकतम 1.5 लाख निर्धारित कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को मैच्योर होने में 15 साल का समय लगता है। कम निवेश से करोड़ों कमाना मुश्किल होगा, लेकिन पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीपीएफ कंपाउंडिंग की ताकत से ऐसा कर सकता है। निवेशक अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के ब्लॉक में कई बार बढ़ा सकते हैं। एक पीपीएफ खाताधारक अपने पीपीएफ खाते में हर साल 1.5 लाख का निवेश करता है। वह मासिक भुगतान को 8,333 रुपए की किस्तों में भी विभाजित कर सकता है। फिर 25 साल के निवेश के बाद किसी भी पीपीएफ परिपक्वता राशि 1.03 होगी। यह लगभग 8,015 या होगी। इसलिए पीपीएफ खाता ई श्रेणी के अंतर्गत आता है, जहां कोई व्यक्ति अपने 1.5 लाख रुपए तक की वार्षिक जमा राशि पर धारा 80C के तहत आयकर लाभ का दावा कर सकता है।